पंकज, अपने बारे में जो है बोर्ड मेंबर को बताइए कुछ। सर, मेरा नाम पंकज कुमार जाट है। ठीक है। मैं उज्जैन जिले की नागदा तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्कूलिंग आदित्य बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल नागदा से हुआ है। ठीक है। और मैंने ग्रेजुएशन में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल से किया है। ठीक है। मेरी हॉबीज बैडमिंटन खेलना और सुगम संगीत का गायन और सुनना। ठीक है। पंकज, आपका 10th में 78% बना है, 12th में बढ़कर 88% हो गया और उसी को आपने मेंटेन करते हुए ग्रेजुएशन में भी 82% बनाया। मतलब आप बहुत ही मेधावी छात्र रहे हैं, प्रतिभाशाली छात्र रहे हैं। ठीक है। तो आपने अपना करियर 2015 के बाद ऑटोमोबाइल में ही क्यों नहीं किया? आपने हालांकि इसमें विवरण दिया है कि आपने जॉब भी करी है एग्जीक्यूटिव की आयशर ट्रैक्टर्स में, तो फिर आप इसी फील्ड में आगे क्यों नहीं बढ़े? क्यों सिविल सेवा में आना चाहते हैं? सर, जो चीज़ें मुझे सिविल सेवा प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी, डाइवर्स सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कम्युनिटी को सर्व करने का जो एक मौका देता है, ठीक है, वो मुझे, सर, मैंने फैसला काफ़ी पहले ले लिया था, वो मुझे करना था इस फील्ड। पहले कब मतलब? सर, अराउंड कॉलेज में एडमिशन के समय ही ले लिया था। आपने कॉलेज के समय जब ये एडमिशन लिया तो आप अपना निर्णय बदल सकते थे यहाँ से कि अब नहीं हमें इंजीनियरिंग करना है, हम जो है सिंपल ग्रेजुएशन कर लेते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। आपने ग्रेजुएशन पूरा 4 साल का किया, फिर आपने जो है 2 साल जो है जॉब किया, अपने जीवन के बहुमूल्य 6 साल आपने खराब किए और फिर जो है आप तैयारी के लिए आ रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा आपने बहुत लंबा समय लगा दिया? सर, जहाँ तक खराब करने की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खराब किया मैंने। ठीक है। एक नॉर्मल डिग्री मुझे करने के बजाय मैंने उस समय सोचा कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स के पीछे जाता हूँ। इसके पीछे क्या आपका जो कारण क्या था कि मैं एक प्रोफेशनल कोर्स करूँ? सर, पहला कारण था मेरा अभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ठीक है। जहाँ से मुझे मतलब एक डिग्री लेने के बाद मेरा ये मानना था कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हूँ और अपने फैमिली पे जो मेरा डिपेंडेंस है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है। मेरा फर्स्ट रीज़न ये था सर। उसके अलावा सेकंड रीज़न ये था कि इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं मुझे एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देगा, रैशनैलिटी वगैरह एक अप्रोच आएगी, वो मुझे कहीं ना कहीं सिविल सेवा में भी तैयारी करने में, उसके अलावा बाद में भी जॉब करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया सर। ठीक है। आपने कहा कि आर्थिक रूप से जो है परिवार में आपको सपोर्ट नहीं था, इसलिए आपने इंजीनियरिंग की और जॉब भी किया। तो फिर अभी 17 के बाद जॉब क्यों छोड़ दिया? अभी स्टेबिलिटी आ गई है आपके पास में? सर, 2015 से 2017 तक जो मैंने 2 साल जॉब किया, उसमें मैंने जो मेरा जो भी फाइनेंशियल मुझे लग रहा था कि 2 से 3 साल का बैकअप जो होना चाहिए, एक पीछे बैकिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल, वो मैंने सेविंग्स के थ्रू इकट्ठा करके और फिर अपनी तैयारी को। पर अब तो देखिए 17 से ऑलमोस्ट 2022 हो गया है, 5 साल हो गए हैं। जी सर। आपको नहीं लगता है कि 17 नवंबर में मैंने जॉब छोड़ा था? ठीक है, 4 साल साढ़े, तो चलिए मान लेते हैं हम लोग 4 साल हो गए हैं। अब आपको नहीं लगता है कि इतना सिविल सेवा जो इतना अनिश्चितताओं का परीक्षा है, इतने सारे बच्चे बैठते हैं यहाँ पर और मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी कमज़ोर है, आपने जॉब भी छोड़ चुके हैं, आप जॉब में भी आपका गैप हो गया है। इस पिछले 2-3 सालों में कई ऐसे इंजीनियर्स बाज़ार में आ गए होंगे और जो अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे होंगे, और अगर मान लो नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? सर, जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, मुझे उम्मीद है इस साल मेरा उम्मीद तो देखो पंकज दुनिया में हर आदमी कर रहा है। यहाँ जो जितने यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं, हर आदमी इस उम्मीद से ही बैठा है कि मेरा चयन होगा ही होगा, और प्रत्येक आदमी का स्वभाव है कि वो अपने प्रयास में आशावादी दृष्टिकोण रखे। किंतु व्यवहारिकता कुछ और बोलती है। व्यवहारिकता तो ये कहती है कि भाई 300-400 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी तो बाहर ही होंगे। अगर मान लो आप बाहर हो जाते हैं, 1-2 प्रयास और करते हैं, आप असफल हो जाते हैं किसी कारणों से, तो फिर आप क्या करेंगे? सर, ऐसा कॉन्क्रीट प्लान अभी बनाया तो नहीं है मैंने, बट मुझे जहाँ तक उम्मीद, आपने अभी कहा कि मैंने इंजीनियरिंग इसलिए करी कि मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनैलिटी आए, और अब आप कह रहे हैं कि मैंने कोई प्लान ही नहीं किया। आपको लगता है एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति रखता है या विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है, वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्लान करता है? सर, मेरी प्लानिंग अभी सिविल सेवा में सिलेक्शन लेने की ही है। मैं बात कर रहा हूँ नहीं होगा तो? सर, नहीं होगा तो मैं जॉब की तरफ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो काम आ सकता है, मुझे कभी भी काम आएगा ही वो। उसके अलावा सर दूसरे ऑप्शंस भी मैं ऑप्ट कर सकता हूँ। ठीक है। आपने जो है एनसीसी भी किया है? जी सर। आपका सी सर्टिफिकेट है,
ऑब्वियस सी बात है, सी के पहले आपने बी भी किया होगा, जी सर। ए भी किया है आपने? ए नहीं किया ए नहीं किया, पहले बी से ही ज्वाइन करके सी पर आ गए, ठीक है। एनसीसी में एनआईसी कैंप क्या होता है? एनआईसी कैंप हाँ सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है। जी सर, नेशनल लेवल हाँ। पे कैंप होता है। ठीक है, इसमें क्या इसका अलग-अलग- पर्पस क्या है? सर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन, अलग अलग डायरेक्टरेट जो हैं ये एनसीसी के, ठीक है। डायरेक्टरेट्स हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। अलग अलग लोगों को एक साथ लेके आना ताकि एक्सचेंज हो सके, डाइवर्स जो कल्चर है, जो लैंग्वेजेस हैं, उन चीज़ों का, ठीक है। और एक यूनिटी वाला जो डिसिप्लिन और वो यूनिटी है वो इम्बाइब हो सके। ठीक है पंकज, आपने इसमें पद जो लिखा था वो कैडेट लिखा है। जी सर। एनसीसी जब हम करते हैं तो काफ़ी सारे पद की हायरार्की होती है, मुझे बताइए कैडेट से ऊपर कौन कौन से पद होते हैं सर्वोच्च पद तक एनसीसी में? सर एक पूरी हायरार्की तो आपने बी और सी सर्टिफिकेट किया है, इट मीन्स कि आपने जीवन के 2 साल जी सर। एनसीसी को दिए हैं, आपको ये नहीं पता कि कैडेट के ऊपर क्या होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है? सर एग्जैक्ट हायरार्की नहीं पता है मुझे, बट कुछ पद जैसे मैं बता सकता हूँ। हाँ, बताइए। ऑफिसर होता है, अंडर ऑफिसर होता है, सीनियर अंडर ऑफिसर होता है। बस यही होते हैं, हायरार्की सर एग्जैक्ट नहीं पता है आपको? चलिए ठीक है। एनसीसी जो है कौन सा मंत्रालय करवाता है, किस मंत्रालय के अधीन आता है ये? सर रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के। स्वाभाविक सी बात है कि आपके एनसीसी जो है वो आर्मी के लोग ही करवाते हैं, सेना के जवान होते हैं, कई सारे अधिकारी होते हैं उसमें, ठीक है। मुझे एक बात बताइए पंकज कि क्या कारण है कि हम जब सेना को देखते हैं तो उनमें बहुत बेहतरीन देशभक्ति होती है, अनुशासन होता है, समर्पण होता है, किंतु जब हम सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को देखते हैं तो ना हमको उनमें देशभक्ति दिखती है बहुत ज़्यादा, ना हमको उनमें समर्पण दिखता है, ना अनुशासन दिखता है। इतना अंतराल क्यों है जबकि एक ही समाज के दोनों अंग हैं? सर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस बात ठीक है। कि सिविल सेवा के लोगों में देशभक्ति या ऐसी चीज़ नहीं होती है। पिछले 2 साल में सर हमने जो देखा गवर्नमेंट सर्विसेज में सिविल सर्वेंट्स हुए हैं, ये हम 2 साल की बात को हटा दें, हम एक ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम सामान्य चर्चा की तरफ देख रहे हैं। टेस्टिंग टाइम था ये 2 साल, पिछले 2 साल जो रहे हैं, उसमें सिविल सेवा के निचले लेवल से लेके तो सबसे ऊपर लेवल तक जो प्रशासनिक सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है पंकज आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, आप देखिए न्यूज़ पर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना कोरोना को लेकर, उसकी मेडिसिन को लेकर, उसके टेस्टिंग को लेकर, कई सारी जगह लॉकडाउन को लेकर, दुकानों को खुलवाने को लेकर कितना करप्शन हुआ है। सर बिल्कुल करप्शन हुआ है, लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से सर जो जेन्युइन एफर्ट्स रहे हैं, रात रात भर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और सप्लाईज की इंश्योर करने के लिए, सीमलेस उसकी वो डिमांड को पूरा करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वो भी सर काफ़ी कमेंडेबल है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो है अपनी हॉबी लिखी सुगम संगीत, तो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में क्या अंतर है? सर नॉन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के अलावा जितना म्यूजिक बजता है वो सुगम संगीत की कैटेगरी में आता है। उसमें सर ये पॉप म्यूजिक भी आ जाएगा क्या? जी सर, सुगम संगीत में पॉप म्यूजिक भी आता है। तो शास्त्रीय संगीत और सुगम मतलब शास्त्रीय संगीत क्या होता है फिर? सर शास्त्रीय संगीत में नियमों का बड़ा कड़ाई से पालन किया जाता है। ठीक है। जैसे कि लय हुआ, राग हुआ, ठीक है, सब चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। सुगम संगीत सर जैसा कि नाम से पता चलता है, सुगम जो गाने में सहज हो, उसमें नियमों का और उनका उतना कड़ाई से पालन नहीं किया जाता। ठीक है पंकज, चूंकि आप सुगम संगीत सुनते भी हैं और गाते भी हैं, ऑब्वियस सी बात है जब सुनते होंगे तो बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे। हम देखते हैं कि पिछले 10-15 वर्षों में या 20 वर्षों में हम देख रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में एक प्रकार से सांस्कृतिक पतन हो गया है। पहले का जो संगीत बनता था, जो गीत बनते थे, उनका कुछ अर्थ होता था, मीनिंग होती थी। आज कुछ भी गाने बन रहे हैं, है ना, मुन्नी, शीला, बचपन का प्यार। आपको नहीं लगता है कि ये समाज जो है, सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य है वो, या जो सामाजिक मूल्य, उससे हमारा पतन हो रहा है? क्योंकि आज जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये गीत गाते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, उनके अंदर ये जानने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो गलत तरीकों को आचरण में लेकर आते हैं। हम एक अपनी जो जनरेशन जो है, अपनी जो पीढ़ी जो है, हम गुमराह कर रहे हैं उनको। सर हो रहे हैं, ऐसे गाने भी आ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री कमर्शलाइजेशन पे बेस्ड, प्रॉफिट बनाना है वहाँ पे। ठीक है। जो मार्केट में जो पॉपुलर होता है वही चीजें आती भी है ज्यादातर। ठीक है। बट सर पूरा ऐसा मानना कि सारे गाने ऐसे आ रहे हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट होगा, शायद ब्लैंकेट स्टेटमेंट देना गलत होगा ये। ठीक है। आज भी कई मूवीज में सर अच्छे गाने भी आ रहे हैं, जिनमें पुराने जैसे गानों की मेलोडी भी है और लिरिक्स भी उनके पुराने गाने जैसे मीनिंगफुल है। ठीक है।
ठीक है, इंस्पायर भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए भी अच्छे गाने हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए पंकज, एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कि यदि मान लो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर न होते तो भारत का संविधान कैसा होता? सर कैसा होगा ये कहना तो मुश्किल, मतलब क्या भीमराव अंबेडकर चूंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने संविधान सभा को कन्विंस किया जहां पर विरोध था। मान लो अगर भीमराव अंबेडकर न होते तो आपको क्या लगता कौन कौन से ऐसे बिंदु होते जहां पे हमारा संविधान भिन्न होता? सर मुझे लगता है एज ए लर्नड मैन भीमराव अंबेडकर जी ने दुनिया में संविधान थे उनकी बहुत अच्छे से स्टडी करी और जो भी अच्छी चीज़ें थी उसमें वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब करने की कोशिश की है। सर मुझे लगता है इस पार्ट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती, मतलब किस पार्ट पे? कि हम लोग दूसरे देशों के संविधान से जो कुछ अच्छी चीज़ है उनमें हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर देते अपने संविधान में ऐड करना। चलिए ठीक है सर। पंकज, सबसे पहले आप अपने नाम का अर्थ बताएं मुझे। सर पंकज का अर्थ होता है कमल, कमल का फूल। और इसके कोई 5 पर्यायवाची आप मुझे बता सकते हैं? सर इसके पर्यायवाची होते हैं नीरज, सरोज, अंबुज, कंज और अरविंद। जी अरविंद। चलिए, आपने आयशर मोटर या आयशर ट्रैक्टर में काम किया हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे आयशर ट्रैक्टर ने अपना पहला ट्रैक्टर कब लॉन्च किया था? सर आयशर ट्रैक्टर ने अपना पहला ट्रैक्टर 1959 में लॉन्च किया था। अच्छा जी। और उससे पहले किसी कंपनी ने इंडिया में ट्रैक्टर लॉन्च किया है? सर उसके पहले इंडिया में ट्रैक्टर आते थे बट बाहर से पार्ट्स आते थे, इंडिया में सिर्फ असेंबल होते थे और बेचे जाते थे। ओके। इसके अलावा हम एक बात करते हैं कि जैसे आपने RGPV से जो है ग्रेजुएशन किया है, यदि मान लो आपके पास ऐसा कोई मौका मिलता है कि आप इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर सकते हैं, जी, तो आप क्या नाम रखेंगे इस RGPV का? सर ऐसी कोई ज़रूरत मुझे लगती नहीं है नाम चेंज करने की। नहीं, लेकिन आपको कोई अथॉरिटी ऐसी मिलती है कि आपको बोला जाए कि आप इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करें, जी सर, तो क्या नाम से आप इस यूनिवर्सिटी का नाम संबोधित करेंगे? सर मैं नहीं करूँगा चेंज। ठीक ये रखेंगे पूर्व अनुसार। ओके। मीराबाई चानू का नाम आपने सुना है? जी सर। क्या विशेषता है अभी कोई 3 पॉइंट में आप मुझे बताइए। सर मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है जो नॉर्थ ईस्ट का जो मणिपुर स्टेट है वहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है। और रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए थे टोक्यो में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इससे पहले गोल्ड मेडल भी उन्होंने कहीं किसी कंपटीशन में जीता है? सर एग्जैक्टली रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था इंडोनेशिया में जो है बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। वाद्य यंत्र की हम बात करते हैं, जैसा कि आपकी हॉबी है संगीत, तो वाद्य यंत्रों में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। कहीं ना कहीं दूसरे देशों से प्रभावित होकर हमारे देश में नए नए वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ है। जी सर। तो किन किन देशों का प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति के वाद्य यंत्रों पर देखने को मिलता है? सर वाद्य यंत्रों का प्रभाव बेसिकली मेडाइवल पीरियड में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे अमीर खुसरो के द्वारा सितार और तबला की खोज हम माना जाता है ऐसा। ठीक है। कि उन्होंने की थी। देशों की बात करें सर तो अरब देश और ईरान, इराक और इन देशों का प्रभाव, मतलब ये इस्लाम हो गया। इसके अलावा और पाश्चात्य शैली का कुछ? पाश्चात्य शैली का भी सर गिटार वगैरह कुछ इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनमें हुआ है। उसके अलावा सर कॉन्गो ताल वाले जो हैं, कॉन्गो हुआ और इन साउथ अफ्रीकन जो नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशंस, उनका भी। अच्छा, ये तो ठीक है। पूर्ण रूप से भारतीय वाद्य यंत्र कोई 3 बता सकते हैं पूर्ण रूप से जो भारतीय वाद्य यंत्र है? सर कुछ समझ सकते हैं जी। सर वीणा, ओके, ढोलक और बांसुरी। बांसुरी। जी सर। कंफर्म है आप? जी सर। ओके। ध्रुपद गायकी क्या होती है? सर क्लासिकल म्यूजिक। कोई आइडिया नहीं। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है? सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं। कोई बात नहीं। कोविड-19 का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? कोविड का क्या फुल फॉर्म? कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज। ओके। और 19 सिग्निफाइज की 2019 में पहला जो केस है इसका रिपोर्ट कर रहा है। 10 मिनट। सुजलाम अभियान क्या है? सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं। ओके, थैंक यू।
पंकज का अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति से अर्थ बताइए। सर अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति का मतलब जान सकते हैं? अभिधा शक्ति मतलब जो सीधा सीधा अर्थ दे, जी सर। लक्षणा शक्ति जो अलग हट के अर्थ दे। पंकज का सीधा अर्थ हो गया कमल का फूल, कमल एक फ्लावर जो होता है। लक्षणा शक्ति को सर हम ऐसे उसकी क्वालिटीज से डिफाइन कर सकते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में उगने के बाद भी वो इम्प्योरिटी से दूर रहता है। स्थान की बात की स्थान है। सर डेट्रॉइट यूएसए में जो है। किस झील के तट पे है ये? सर लेक ओंटारियो है शायद। चलिए, आर्मी के ऑफिसर्स की रैंक बताइए आप। सर एग्जैक्ट हायरार्की तो नहीं पता है मुझे। अच्छा, कोई पद आर्मी के ऑफिसर्स का जो आपने कैंप में देखे होंगे वहाँ पे किसी पदाधिकारी को? सैनिक के पद पे देखे हैं, हवलदार के पद पे देखे हैं, लॉन्स नायक के पद पे देखे हैं, लेफ्टिनेंट के पद पे देखे हैं सर, और जेएसओ जूनियर कमिश्नर। आपने कैंप किए हैं? जी सर। कितने कैंप किए? सर 2 कैंप किए हैं। तो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर कभी नहीं आया आपके? जी सर, कमांडिंग ऑफिसर। वो कौन सा पदाधिकारी होता है? सर एग्जैक्ट रैंक मुझे याद नहीं है। चलिए ठीक है। कैंप से आपने क्या सीखा? सर कैंप से मैंने कैसे ऐसे हम नॉर्मल कंडीशंस में जब रहते हैं तो सर वहाँ लग्जरी होती है, मतलब लग्जरी ना भी हो तो सारी सुविधाएं हमारे आसपास होती है। कैंप्स में सर कैसे रहना है, कैसे सीखना है नेचर से, वहाँ पे जो आजू बाजू लोग हमारे रह रहे हैं उनके साथ कैसे घुलना मिलना है सर, टीम वर्क सीखा है। वहाँ पे जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं उससे डिसिप्लिन सीखा है, यूनिटी सीखी। चलिए, भरथरी के बारे में क्या जानते हैं आप? सर भरथरी प्राचीन काल में उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई माने जाते हैं, उनके द्वारा। इन्होंने किसी ग्रंथ की रचना की है? जी सर। कौन सा है? 3 ग्रंथ, त्रिशतक बोलते हैं सर उनको, और श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, और तीसरा सर मैं रिकॉल नहीं। नीति शतक। नीति शतक सर। नीति शतक की विषय वस्तु क्या है? सर नीति शतक की विषय वस्तु पॉलिटिकल जो नीतियाँ होती है वो है। और श्रृंगार शतक की? श्रृंगार शतक में सर प्रेम और वात्सल्य पे बात की गई है। नागदा का हिस्टोरिकल महत्व क्या है? सर नागदा एक चालकोलिथिक पीरियड की साइट मानी जाती है। जो एक्सकवेशंस हुए हैं उसमें ऐसा फाइंड आउट हुआ, और जो नाम है जो नागदा सर, वो इसका वहाँ के जो राजा हुए हैं, राजा जन्मेजय, उनके द्वारा एक नागों को जलाने का एक यज्ञ किया गया था, इसकी वजह से नागदा सर उसका नाम पड़ा है। या वहाँ नागदा के आसपास से जब गुजरते हैं जी सर, तो कुछ रसायन की बदबू आती है। जी सर। कौन से है वो रसायन? सर वो H2 गैस है। H2? सल्फर डाइऑक्साइड। किस में प्रयोग किया जाता है इसका? सर नागदा में जो ग्रेसिम का प्लांट है, आदित्य बिरला ग्रुप का जो ग्रेसिम प्लांट है जिसमें विस्कोस स्टेपल फाइबर बनता है, उसको बनाने में सर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। पंकज, जी सर। मान लीजिए कि आप एक क्षेत्र के अधिकारी हैं, जी सर। ठीक है, और उस क्षेत्र में जनजाति बहुल है और उस क्षेत्र में काफ़ी पारंपरिक मान्यताएं, रीति रिवाज हैं, और आपको जो है टीकाकरण अभियान को सफल बनाने का जो है जिम्मेदारी दी गई है, किंतु वो जनजातीय क्षेत्र जो है टीकाकरण को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपराओं के विरुद्ध मानते हैं, और वो पूरा समूह उस वैक्सीनेशन का जो है विरोध करता है। अब ऐसी स्थिति में एक सरकार का दबाव है कि हमें वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है, तो आप किस तरह से उस जनजातीय क्षेत्र में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएंगे? सर जहाँ तक रीति रिवाजों का सवाल है, कि रीति रिवाजों को रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है जनजातीय क्षेत्रों की। ठीक है। तो सर मेरा पहला कदम ये होगा कि मैं उस एरिया के जो भी रेस्पेक्टेड पीपल हैं, वहाँ से जो भी जिनकी रेस्पेक्ट वो लोकल कम्युनिटी में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी बात तो को मानते हैं वहाँ के लोग, ठीक है, उनसे बात करूँगा, उनको जो भी वैक्सीन्स के फायदे हैं
और उनके जो भी भ्रम हैं सर, आशंकाओं को जानने की कोशिश करूँगा। फिर उन आशंकाओं को सर एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि अगर भ्रांतियाँ हैं कुछ तो उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा विद साइंटिफिक एविडेंस, उनकी भाषा में सर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। और उनसे फिर बोलूँगा उनको, बाकी जो उनके पीयर्स हैं उनको परसुएट करने की, और इस अभियान में अगर मान लो तब भी नहीं वो मानते हैं तो फिर क्या आप जोर जबरदस्ती करेंगे? सर मेरी कोशिश है कि मान लो चलो एक सिचुएशन हमने मान ली कि आपने 2, 3 बार 4 बार प्रयास कर लिया, नहीं मानना है उनको, सब आपने प्रयास कर लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या अगर नहीं मानते हैं तो देश हित में या इस महामारी से लड़ने के लिए अब उनका जो वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी करेंगे, मतलब जबरदस्ती करेंगे कि अब उनको लगाया या जबरदस्ती पकड़ के? सर जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता, किसी की इच्छा के विरुद्ध वैक्सीन लगाना अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी सर मना किया और सरकार ने खुद गाइडलाइंस दी। ठीक है। वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो उससे जबरदस्ती नहीं की जा सकती। उस केस में सर मैं जबरदस्ती तो नहीं करूँगा, बट मैं पूरे प्रयास करूँगा सर उनको कन्विंस करने की। ठीक है। और पूरी उनको ये वो दूंगा कि उनके जो रीति रिवाज है उससे इसका कोई लेना देना। चलिए ठीक है। पंकज, आपने लिखा है कि आप सुगम संगीत गाते भी हैं। जी सर। क्या हमें कुछ 2-3 पंक्तियां सुना सकते हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, सुनाइए। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। ठीक, थैंक यू पंकज, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।